Hello students, today we are going to start a new lesson that is light reflection and refraction. Students, अब तक हम लोगों ने लाइट 8th क्लास में भी पढ़ा है, बट यहाँ पर हम लोग लाइट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पढ़ेंगे, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कलर ऑफ रेनबो, व्हाई स्काई लुक्स लाइक ब्लू। इन सब चीज़ों को इस लेसन में हम लोग समझ पाएंगे। इसमें जो मेनली पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब हम लोग बात करें लाइट की, तो लाइट हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। ऑलरेडी 9th क्लास में भी हम लोगों ने एक फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ा था, साउंड। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which can detect by human eye. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर लाइट की बात करें तो लाइट शुरू से ही काफ़ी मिस्टीरियस सब्जेक्ट रहा है साइंटिस्ट के लिए। कुछ साइंटिस्ट लाइट को पार्टिकल कंसिडर करते थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करता है। न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल के फॉर्म में कंसिडर किया था और उनकी थ्योरी का नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बाद में हर्ट्ज और मैक्सवेल ने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर किया। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा। तो जो लाइट है वो फिजिक्स के एक ब्रांच में पढ़ी जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर चुके हैं। वो है एक रे ऑप्टिक्स जो पार्टिकल कंसिडर करते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो 10th क्लास में इस तरह से कुछ डिवाइड नहीं किया गया है, ऑप्टिक्स वगैरह कुछ डिवाइड नहीं किया गया। लेकिन मेरा मानना है कि 9th क्लास और 10th क्लास में ही आपको इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए जिससे आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे कुछ फिनोमेना जो रे ऑप्टिक्स से सॉल्व हुए वो थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में कुछ फिनोमेना सॉल्व हुए जो थे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इन सबको ये सारे फिनोमेना वेव ऑप्टिक्स के थ्रू हम लोगों ने समझ पाए और रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के। अब लेकिन इन दोनों के बाद भी कुछ टाइम बाद ये दोनों कुछ थ्योरी ऐसी भी थी जो इन दोनों से नहीं सॉल्व हो पाई। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इन दोनों से उन चीज़ों को नहीं समझाया जा सका और वो थे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट। इन सबको बाद में मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आई और मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ने इन्हें बताया कि ये जो लाइट होती है वो लाइट ना तो पार्टिकल ही कंसिडर कर सकते हैं केवल और ना ही वेव कंसिडर कर सकते हैं, बल्कि जो लाइट है वो लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो इस तरह से लाइट में डुअल नेचर होता है। अब ये डुअल नेचर थ्योरी से इन सब की कंट्रोवर्सी समाप्त हो गई कि लाइट पार्टिकल है या वेव। ठीक है, तो ये चीज़ें अब हम आगे बढ़ें
तो लाइट को अब हमें जो यहाँ बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हमें केवल दो ही पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आगे हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये फर्दर क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, इन सब की चर्चा यहाँ पर नहीं की जा सकती। आगे हम आते देखते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग ऑलरेडी 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की तो इस तरह से कह सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम व्हेन इंसिडेंट ऑन ए ओपेक सरफेस। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जिस मीडियम, इसका मतलब कि जिस मीडियम से लाइट, ये हमने एक मिरर कंसिडर कर लिया, प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर पर एक लाइट कुछ ऐसे इंसिडेंट करा दिए, ये है। इस लाइट को हम लोग बोलेंगे, इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे। ये है इंसिडेंट रे। अब इसी इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर, ये पॉइंट जो है जिस पर ये लाइट इंसिडेंट होगी, रे ऑफ लाइट, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये क्या करेगी कि ये कुछ इस तरह से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स जिस मीडियम, अगर हम सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होने का मतलब हो गया कि अगर एयर से अभी आ रही है और ये आपका मिरर है, इस मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद ये एयर में फिर से अगर वापस चली जाती है तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो लाइट है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये जो लाइट बैक जा रही है सेम मीडियम में, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब ये इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर होता है। ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, इस प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं नॉर्मल। ये हमारा कहलाएगा नॉर्मल। ठीक है। तो ये है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो फिनोमेना है, ये फिनोमेना कहलाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि व्हेन a beam of light incident on a surface and a part of light goes back in same medium, then it is called reflection of light। जब एक बीम ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट हो और उसका कुछ पार्ट, ये पार्ट ऑफ लाइट क्या हो जाए, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए, बैक चली जाए, गोज बैक सेम मीडियम, तब हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। लेकिन इसमें ए पार्ट ऑफ लाइट की बात की गई है, तो ये पार्ट ऑफ लाइट की क्या मीनिंग हो जाएगी? तो ये जो ये पार्ट ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब आपको बता दें कि एक ही इसी फिनोमेना में तीन चीज़ें हो रही होती हैं। पहला नंबर तो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, और कुछ पार्ट ऑफ लाइट, जो ये पार्ट ऑफ लाइट गोज बैक तो वापस उसी मीडियम में चली गई, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ लाइट, ठीक है, कंप्लीटली 100% तो नहीं रिफ्लेक्ट हो पाती, कुछ परसेंट ऑफ लाइट क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ये आपका सरफेस, जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है वो सरफेस कुछ परसेंट ऑफ लाइट को, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है,
और उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा होता है। अगर लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में, ठीक है, चेंज पाथ के अलोंग ट्रांसमिट हो जाती है कुछ इस तरह से, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। तो ये आपका रिफ्रैक्शन, चेंज पाथ सेकेंड मीडियम में अगर लाइट ट्रांसमिट कर जाए तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो एक कुछ लॉज को फॉलो करते हुए ही लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो स्टूडेंट्स, अब ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से भी आप फेमिलियर होंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, ये पहले भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी हम आपको यहाँ बता देते हैं कि लॉज ऑफ टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और ये इन दोनों को कहाँ से मेजर करना है? इन दोनों को हमेशा, ठीक है, कहाँ से? नॉर्मल से मेजर करना है। तो ये है नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब हम सेकेंड लॉ की बात करें, सेकेंड लॉ की, तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, सेकेंड लॉ में हम लोग कहेंगे कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल, नॉर्मल एंड कौन? रिफ्लेक्टेड रे, वेरी गुड, रिफ्लेक्टेड रे all lie in same plane, in same plane। मतलब कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से, नॉर्मल इस पर और आपकी रिफ्लेक्टेड रेज कुछ इस तरह से आ जाएगी। अगर हम इस अपने व्हाइट बोर्ड को प्लेन कंसिडर कर ले रहे हैं, तो अगर लाइट इस तरफ से ऐसे इंसिडेंट करेगी, ये नॉर्मल हो जाएगा, तो आपका रिफ्लेक्टेड रेज इस नॉर्मल को छोड़ करके बाहर नहीं आएगी, ठीक है। तो हमेशा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज हमेशा क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। और ये जो लॉज हैं, ये लॉज वैलिड है रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी, और दोनों तरह के सरफेसेज के लिए हैं, कर्व सरफेस के लिए और प्लेन सरफेस के लिए भी, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में प्लेन मिरर पढ़ लिया है। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और वहाँ पर प्लेन मिरर में जो साइज ऑफ इमेज होती थी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही होती थी, और जो डिस्टेंस होता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, दोनों इक्वल होते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग अब पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की बात करें तो अब हम देखेंगे कि जो ऐसा मिरर जो किसी स्फेयर का पार्ट हो, किसी स्फेयर का एक पोर्शन हो, उसे स्फेरिकल मिरर कहेंगे। और इसमें क्या होगा कि ये कोई, हम सपोज कर लेते हैं कि ये कोई होलो स्फेयर है, और इस होलो स्फेयर का एक पार्ट हमने इस तरह से कट करके निकाल दिया। तो ये जो मिरर बनेगा, ठीक है, इस और इसका एक पार्ट पॉलिश्ड और सिल्वर्ड पॉलिश्ड हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। तो हम लिखेंगे कि हम लिखेंगे कि द पोर्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ
विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए होलो स्फेयर। मतलब कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि होलो स्फेयर का पार्ट होता है, उसे हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, बेसिकली टू टाइप्स। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, आप लोग पहले से ही जानते हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग अब देखेंगे कि कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर आर दो स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface towards center of the sphere of which whose reflecting surface towards center of the sphere of which mirror forms a part। कुल मिलाकर के जिसके ऐसे स्फेयर के मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द स्फेयर होगा। कौन सा स्फेयर? जिससे उसको बनाया गया है उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ये है हमारा कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ स्फेयर के टूवर्ड्स होगी। मतलब ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है टूवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फेयर है। अब हम लोग बात करें कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर। स्फेयर के सेंटर से अवे जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस सेंटर से अवे है और इस तरह से जो लाइट इंसिडेंट होगी कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। तो इस तरह का जो मिरर होगा वो कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर। केव अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली बात करें, वैसे तो याद करने के लिए ही है, तो कॉनकेव में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक केव वाली बात है। तो केव मतलब गुफा, और गुफे जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफे नुमा हो उसको बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। ये केवल याद करने के लिए है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। और ये जो इसमें कॉन्वेक्स में जिसमें बल्ज आउट पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस जो हमारे आगे के लेसन को समझने और पढ़ने में मदद करेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग अब कुछ डेफिनेशन। हम लोग देखेंगे कि इसके कुछ डेफिनेशंस हैं। तो ये पहले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो ये जो सेंटर सी है यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ए सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। हम अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग कहेंगे कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ए सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। मतलब कि जिस स्फीयर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट मीन्स आपके स्फेरिकल मिरर को कट किया गया है, उसका जो सेंटर होगा वही उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ए रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। बस यहीं पर आपको सेंटर ऑफ स्फीयर में हम ना करके हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर। मतलब कि इस स्फीयर उस स्फीयर का रेडियस जिससे
स्फेरिकल मिरर को कट किया गया है वो कहलाएगा रेडियस ऑफ स्फेयर। तो हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ए रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ इस मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। अब हम लोग देखेंगे पोल, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर, और ये पोल, पोल की बात करें तो पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का, इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ही आपका पोल कहलाएगा। ठीक है, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। तो अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या है? पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा वो आपका पोल कहलाएगा। एपर्चर, एपर्चर की बात करें तो एपर्चर है द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल, द डायमीटर ऑफ, फिर से एक बात सुनिएगा, गलती नहीं करिएगा कि आप डायमीटर ऑफ द स्फेयर कर दीजिए। अब ये आपको कहना होगा कि द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसकी नेमिंग कर दें, इसको हम अपना एम और ए एन, तो जो एम एन होगा, एम एन आपका एपर्चर हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, सॉरी इज कॉल्ड एपर्चर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम प्रिंसिपल फोकस को देखेंगे। प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो when a beam of a parallel beam of light, when a parallel beam of light incident, when a parallel beam of light incident on spherical surface, then after reflection either converge or diverge from a point on principal axis। ठीक है, या तो ये कन्वर्ज होगी उस पॉइंट पर या डाइवर्ज होगी उस पॉइंट पर। ये यहाँ पर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, इस पर इंसिडेंट होगी और ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो करके प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। और यहाँ पर कन्वर्ज हो करके जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है और कन्वर्ज होती है उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल, आइदर कन्वर्ज आर डाइवर्ज। अगर यही ये तो हमारा कॉन्केव था, इस कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। मतलब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पर, इसलिए इसका नाम हम लोग रख देते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अगर यही डाइवर्जिंग मिरर होता इट मीन्स कॉन्वेक्स होता, ये है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। अब इस कॉन्वेक्स मिरर पर, ठीक है, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर इस पर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे। और ये सब ऐसे किसी पॉइंट पर, अगर हम इन पॉइंट को हम पीछे से एक्सटेंड करें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये किसी एक पॉइंट से क्या हो रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एक पॉइंट पर से डाइवर्ज हो रही हैं, और वो पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल फोकस। अब आपका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, तो ये कहलाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये प्रिंसिपल फोकस से पी तक का जो डिस्टेंस होगा ये फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करें तो इसी में एक, अगर यही आपका ये केवल और केवल छोटे एपर्चर के लिए, मतलब ये जो एपर्चर है वो छोटा हो, ठीक है, एपर्चर कौन, ये एपर्चर यहाँ पे कौन, ये यहाँ से यहाँ तक, अगर एपर्चर छोटा है तब तो एक ही पॉइंट पर की सिंगल पॉइंट पर जाकर के सारी की सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हैं। लेकिन अगर ये एपर्चर बड़ा होगा तो ये ऐसी कंडीशन नहीं बनने वाली कि सिंगल पॉइंट पर जाकर के सारी सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हो या सिंगल पॉइंट पर जाके कन्वर्ज हो जाएं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ऐसा नहीं होगा। तो अलग अलग पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज और डाइवर्ज हो सकती हैं। तो ऐसे इस इफेक्ट को, स्फेरिकल मिरर के इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल एबररेशन। ठीक है,
तो इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन और साइन कन्वेंशन, और अपने को साइन कन्वेंशन के बाद मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूले के पढ़ने के बाद हम लोग रिफ्रैक्शन पे आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग अपने पढ़ते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर 8005141771। इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, केवल और केवल व्हाट्सअप करना है, फ़ोन नहीं करना है। थैंक यू।